If you are organized, systematic, then Rahu is your best friend. If you are not, then Rahu can do anything and bring you on the right path. राहु की दशा अधिकतर खराब नहीं होती। राहु की दशा हमेशा आपको कुछ सिखा के जाती है जी। राहु की दशा कभी खाली नहीं जाती। मंगल की दशा खाली जाती है, मून की दशा खाली जाती है, सूर्य की दशा खाली जाती है। तो राहु हर आदमी को रास्ता दिखाता है, और रास्ता कब कहाँ दिखाता है? अंधेरे में। अंधेरे में ऐसा समझो कि बिजली चमक रही है, आप जंगल में जा रहे हैं, बिजली चमक रही है, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, एक बिजली चमकी, आपने कहा ये रास्ता है, ये नहीं है, तो वो रास्ता है। वो तो जंगल की बिजली है रात के समय में। नमस्कार, एबीसी चैनल के अजय भामी पॉडकास्ट में मैं कविता चैतन्य आपका स्वागत करती हूँ। ज्योतिष में राहु केतु को कार्मिक ग्रह माना गया है, जबकि इन दोनों को किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं मिला हुआ है। वैज्ञानिक आधार की बात करें तो राहु केतु जो है अन्य ग्रहों की तरह कोई भौतिक पिंड नहीं है, लेकिन सूर्य चंद्रमा के जो भ्रमण पथ के संपात बिंदु हैं वो राहु केतु है। राहु केतु का ज्योतिष में अन्य ग्रहों की तरह विशेष स्थान है। आज हम भामी सर के साथ राहु के विषय पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए, बेल का बटन दबाइए, क्योंकि भामी सर ने संकल्प किया है कि ज्योतिष में जो भ्रांतियां हैं और अफवाहें फैली हुई हैं उसको वो अपने चैनल के माध्यम से दूर करेंगे और ज्योतिष का एक नया स्वरूप सबके सामने लाएंगे। तो आइए भामी सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, जब भी राहु की बात होती है या किसी को पता चलता है कि मेरी राहु की दशा शुरू होने वाली है, अंतर्दशा शुरू होने वाली है, तो व्यक्ति वैसे ही डर जाता है और लोग राहु को षड्यंत्रकारी बोलते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि षड्यंत्र तो राहु के साथ हुआ है, तो ये जो आपकी विपरीत विचारधारा है, इसका क्या आधार है? देखिए, आधार बड़ा सीधा सा है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें ये तय हुआ था कि जो भी कुछ निकलेगा इसमें से अमूल्य रत्न निकलेंगे तो उनको आपस में बांट लेंगे। ये बंटवारा चल रहा था, असुर और देवताओं के बीच चल रहा था जी। अब उसमें लक्ष्मी जब निकली तो अब स्त्री थी, फिर तय किया गया कि भाई ये स्त्री तय करेगी। तो वो स्त्री जो थी वो लक्ष्मी विष्णु जी के पास चली गई जी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई। गरल आया सबसे पहले, तो गरल के लिए कोई तैयार नहीं था, ना देवता तैयार थे ना राक्षस तैयार थे, तो भोले शंकर आ गए। तो यहाँ इस तरह का डिवीजन हो रहा था। लेकिन जब अमृत निकला तब संकट हो गया। हर कोई अमर होना चाहता था, लेकिन ये अमृत जो था, जो समुद्र मंथन की स्कीम थी जी। उसके अंतर्गत देवताओं को देने का था। उसका कारण ये था कि देवता राक्षस जो हैं देवताओं से ज़्यादा शक्तिशाली थे, और अधिकतर राक्षस जो थे वो देवताओं को हरा देते थे। इंद्र का सिंहासन तो कई बार उन्होंने छीन लिया जी, ऐसे बहुत सारे हुए। इवन मेघनाथ भी इंद्रजीत था, उसको इंद्रजीत बोलते थे जी। तो सारे राक्षस इतने शक्तिशाली होते थे, अब उनको हराया नहीं जा सकता था, और वो देवताओं को मार तो नहीं पाते थे, लेकिन उनको मरना तुल्य कर देते थे। अब अगर वो अमृत पी लेंगे तो उसके बाद फिर वो लड़ सकेंगे, फिर उनके साथ बदला ले सकेंगे। तो ये स्कीम थी, सब जानते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो जो अमृत निकला तो उसको लेकर दंगा फसाद हो गया। अब राक्षस लेके चले गए आकाश में। इसी कारण से कुंभ होते हैं, हम सब जानते हैं, कुंभ का जी। दौर भी चल रहा है। तो जब तय हुआ, अब स्कीम ये थी कि कैसे इसका बंटवारा हो, क्योंकि राक्षसों को देना नहीं है, वो स्कीम की जाए। भगवान विष्णु एक बहुत ही विश्व सुंदरी, ऐसी विश्व सुंदरी जो रंभा मेनकाओं से भी कई गुना सुंदर है, और मोहिनी रूप भी बोलते हैं, सम्मोहन कर दे किसी को भी। एक पंक्ति में राक्षस बैठ के, एक पंक्ति में देवता बैठ के। अब देवता जानते हैं तो हमारे प्रभु हैं, तो उनके मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं है। स्त्री को देख के जो विचार आते हैं किसी मन के आदमी के मन में, वो विचार नहीं कि वो जान रहे कि तो प्रभु है। लेकिन देवता स्त्री देख रहे हैं, वो भी ऐसी स्त्री जो कभी देखी नहीं गई, जब कभी हुई नहीं, ना उससे पहले कभी हुई ना उसके बाद हुई जी। तो राक्षस मन ऐसे ही होता है, जहाँ फोकस हो जाता है। तो वहाँ पर फोकस होकर उसको देख रहे हैं, तो वो लोग उनको ऐसा बोलते हैं, उनको मदिरा पिलाई गई और इनको देवताओं को अमृत पिलाया गया। इस पूरी स्कीम में
एक आदमी है, एक राक्षस है जिसका नाम स्वरभानु है। वो राक्षसों की पंक्ति में बैठा हुआ है जी। और वो देख रहा है कि गड़बड़ हो रही है कुछ। ये मोहिनी नहीं है, ये कोई विश्व सुंदरी नहीं है, बल्कि ये प्रभु हैं और अब मेरे को कुछ करना चाहिए। तो वहाँ से वो राहु इस पंक्ति को छोड़कर, और स्वरभानु जो था जी। वो जाके उस पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के मध्य बैठ जाता है। जी। अब आप देखिए कि राहु क्यों अच्छा आदमी है। एक तो अच्छा आदमी इसलिए है कि वो जानता है रिस्क कितना है। वो ये भी जानता है कि प्रभु हैं, मुझे पहचान लेंगे। वो भी जानता है कि देवता मुझे जानते हैं, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। हालांकि भेष बदलता है वो, लेकिन भेष बदलने में भी अगर देवता इतने चतुर होते तो पहचान लेते। भगवान हो सकता है पहचानना ना चाह रहे हो, इस राहु को एक नया ग्रह बनाने के मूड में हो, तो उन्होंने जानकर ना पहचाना हो। और जो अमृत बांटा गया तो राहु ने पिया, और इस पूरे प्रोसेस में जो राहु ने पिया, तो ऐसा कथा ऐसा बोलती है कि चंद्रमा और सूर्य ने उसकी कंप्लेंट की, देखिए साहब इसने ऐसा ऐसा धोखा दिया। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। और उसके बाद में मर सकता नहीं था, तो सर जो उसका था राहु हुआ, और जो धड़ था वो केतु कहलाया। वहाँ से ग्रहों के उसमें ग्रुप में वो भी राहु केतु मुख्य और प्रमुख ग्रह बने। एक ऐसा आदमी जो जान खोने को तैयार है, मरने को तैयार है, उसे मालूम है कितना बड़ा रिस्क है। तो रिस्क है ले रहा है, और षड्यंत्र को समझ रहा है। वो नहीं कर रहा षड्यंत्र, राहु कहाँ कर रहा है। जी हाँ। आप दूसरे के षड्यंत्र को समझे, षड्यंत्रकारी आप हुए, ये कौन सी बात हुई, ये कौन सा लॉजिक है। बिल्कुल। कोई लॉजिक है क्या, आप बताओ कि लॉजिक तो नहीं हो। षड्यंत्र आप कर रहे हैं। अच्छा, वो एक बंदा समझ गया और मरने को तैयार है, और मर ही गया। अगर अमृत नहीं पिया होता तो आपने मार दिया होता। बिल्कुल, हमेशा के लिए खत्म कर देते। तो कैसा आदमी, तो इसका मतलब है अंदर से बहुत अच्छा आदमी। सर वो तो ठीक है, पर ऐसी कौन सी टेक्निक थी राहु के पास या स्वरभानु के पास कि उसने अपना भेष बदल लिया? ऐसी कौन सी शक्ति थी? देखिए, जो राक्षस जो होते हैं ना, वो मनुष्यों से भी और देवताओं से भी बता के होते। अच्छा। उसका कारण क्या है कि उनके पास में एक फोकस होता है, जहाँ वो अटक गए वो अटक जाते हैं। अब जितने भी राक्षस है, रावण की बात करें, कंस की बात करें, जितने भी और जितने ताड़कासुर जितने भी थे, जो भक्ति करते थे जी, चाहे वो विष्णु की करें, जनरली वो ब्रह्मा जी करते थे। तो उसके बाद वो सब भूल जाते, खाना पीना सोना सब कुछ। वो तब तक ना उनकी भक्ति चलती रहती जब तक ब्रह्मा जी प्रकट ना हो जाए। और प्रकट हो जाए तो ब्रह्मा जी भी जानते थे कि ये जो भक्ति कर रहा है किसी कारण से कर रहा है। जैसे ही उसको वो वरदान मिला, तो फिर वो राक्षस हो जाता है, अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। हाँ। तो इसके पास में 6 शक्तियां हैं। वैसे तो मेरे को नाम याद नहीं, बताता हूँ आपको। इसमें से एक तो पराशक्ति है। पराशक्ति होती है कि जो इस दुनिया के बियॉन्ड हो रहा है जी। परा और अपरा, जो पराशक्ति होती है, जो सूक्ष्म शक्ति होती है, जो आप भेष बदल सकते हैं, दूसरे युग में दूसरे माहौल में जा सकते हैं, पराशक्ति थी जिसके मुकुट के आसपास घूमती है। दूसरी ज्ञान शक्ति है। तो राहु ज्ञानी भी है, राहु मूर्ख नहीं है। बिल्कुल। तो ज्ञानी नहीं होता तो कैसे उसमें घुस जाता देवताओं की पंगत में। तो ज्ञानी भी है, और ज्ञान का सदुपयोग कर रहा है राइट टाइम पर। ये राक्षस प्रवृत्ति है। देवता प्रवृत्ति का पता नहीं कहाँ करेगा, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, इसलिए आदमी चुक जाता है। लेकिन जब आपके घर में चोर आता है, जेब कतरा आपकी जेब काट लेता, पता नहीं चलता। तो शरीफ आदमी का नहीं मालूम पड़ता, उनका ध्यान वहीं होता है। जी हाँ। पूरी दुनिया में हर जगह पुलिस हो, सब कुछ बंदोबस्त है, वो भी तो एक आर्ट है ना। हाँ, लेकिन वो वहाँ पर घर में चोरी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, पता नहीं चलता। तो उनके पास ज्ञान और इच्छा शक्ति थी। इच्छा शक्ति हर किसी के पास है, आपके पास भी, मेरे पास भी है। इच्छा इनफ नहीं है। हर आदमी इच्छा कर रहा है, हर आदमी अरबपति खरबपति होना चाहता है, हर आदमी वक्त में होना चाहता है। शक्ति कहाँ है उसके पीछे? बिल्कुल। शक्ति में शक्ति, सब पूरी ताकत, पूरा फोर्स, तो उसके पास वो था, वो क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति जो हमारे महाअवतार बाबा जी सिखाते हैं, उनके शिष्यगण सिखाते हैं, लाहिरी महाशय, श्री वगैरह सिखाते हैं, तो वो भी था। उसके बाद वो भी शक्ति थी, जनता था वो। इसके अलावा कुंडलानी उसकी जागृत थी,
कुंडली जागृत हो तो आप कहीं से कहीं कुछ कर सकते हैं। और आखिरी में मंत्र शक्ति से इतनी शक्तियों को लेकर वो वहाँ बैठा हुआ था। और जब उसने उस अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, एक बार सबको चौंका दिया। प्रभु ना चौंके होंगे, लेकिन एक बार चौंका तो दिया। तो राहु, इसलिए राहु को कहना कि वो षड्यंत्रकारी है, वो षड्यंत्र को समझता है, आपके षड्यंत्र का भंडा फोड़ता है, आप उसको षड्यंत्रकारी बोलते हैं। ये धोखाधड़ी राहु के साथ हो रही है, ये मैं कई सालों से बोलता रहा। जी जी। सर, जो आपने 6 शक्तियों की बात की, जाहिर है ये शक्तियां उसे समुद्र मंथन के समय तो नहीं मिली होंगी। नहीं, तो ये कब हासिल की राहु ने? ये उसका वो समुद्र मंथन से पहले ही हासिल हुई होंगी ना? वो लंबी कथा है, वो लंबी कथा में चली जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। वो कथा ये है कि एक और कथा बता देते हैं आपको कि राहु का जो फादर थे कश्यप ऋषि थे जी। और सूर्य के पिता भी कश्यप ऋषि, ओके, इस कहानी के अनुसार। और सूर्य जो पैदा हुए हैं वो देवी से पैदा हुए, उनकी कई पत्नियां थी और ये इनकी एक पत्नी थी सिंहिका। जी हाँ, राक्षसी। तो सूर्य जो है आदित्य से पैदा हुए, आदित्य के पुत्र हैं। और ये सिंहिका का पुत्र है। जब सिंहिका का पुत्र है तो वो पुत्र कैसे पैदा हुआ? एक दिन के समय वो जो सिंहिका है वो कश्यप ऋषि को बोलती है, उनकी पत्नी है, लीगल पत्नी है, कि मुझे पुत्र चाहिए। पुत्र की कामना से वो संभोग की इच्छा प्रकट करती है। और वो ज़माना ऐसा था, युग ऐसा था कि अगर कोई भी स्त्री पुत्र की कामना से या संतान की कामना से, पुत्र की कामना से किसी ऋषि के पास जाए और बोले कि मेरे को पुत्र चाहिए, उस कामना से संभोग की इच्छा व्यक्त करे, तो फिर वो ऋषि मना नहीं कर सकता था। मना करेगा तो उसे पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्रह्म हत्या का पाप ऋषि मोल देना नहीं चाहता था। और कश्यप ऋषि जानते हैं कि दिन में संभोग नहीं होता और ये स्त्री कामोत्तर होती जा रही है और ये बिल्कुल पागल होती जा रही है। तो एक स्त्री पागल है, दूसरा ऋषि अस्त व्यस्त है, सोच रहा है क्या हो रहा है दिन में, जो चाह रही है इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक होने वाला है। मानती नहीं है और ऋषि बंधा हुआ है, मर्यादा से बंधा हुआ है, मना नहीं कर सकता। वो स्त्री है तो किसी और को भी मना नहीं करती थी, ऐसा जमाना था जिस युग की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी कथा के बाद में सुनेंगे आपको। तो खैर, तो आगे चलकर वो संभोग होता है जैसे कि उस जमाने का था जी। तो जिन लोगों ने महाभारत देखी हो तो जानते हैं कि चक्षु से हो जाता था बच्चा पैदा जी। तो कोई खास बात नहीं थी, कोई जो विधि रही हो, क्योंकि जिस तरह का AI चल रहा है, आगे दुनिया में जाएंगी तो वहाँ पर भी माँ के गर्भ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो वहाँ जा रहे हैं, इस दुनिया में AI की दुनिया अलग है। जापान में ऐसा शुरू भी हो गया। एनीवे, अलग से बात करेंगे। तो एकदम राहु पैदा होता है तो पैदा होते ही बिल्कुल आकाश की तरह काला, बिल्कुल शक्तिशाली, बाहुबली, और यहाँ से आकाश तक, कथा बोलती है तो आकाश तक वो लंबा चौड़ा है। और फिर वो दिखता है सूर्य को, उसको नहीं मालूम उसका भाई है, कजिन ब्रदर है उसका, स्टेप ब्रदर बोलेंगे, उसको नहीं मालूम, लेकिन उसको दिखता है तो लगता है ये थोड़ा सुंदर है यार, मैं इतना काला और अजीब किस्म का आदमी हूँ, मैं राक्षस दिखता हूँ, ये देवता लाल में पड़ता है। राक्षस मन जागृत हो गया। तो जाके उससे युद्ध करता है। युद्ध करता है तो कहते हैं कि युद्ध का 6 महीने तक चला है, 6 साल तक चला, लंबा चलता है। और इस पूरे प्रोसेस में तो बलशाली ये भी था क्योंकि इसका इन दोनों का बाप तो एक ही है, पिता तो एक ही है। तो बहुत युद्ध करता है और फिर वो युद्ध में सूर्य उसको बहुत मारता है। कहते हैं कि वो फिर वो मूर्छित होकर पहाड़ पर गिर जाता है, खुद भी पहाड़ में है, पहाड़ पर गिर जाता है। वहाँ पर अगेन वो 6-8 महीने, साल भर जब भी वो उसी मृत्युप्राय अवस्था में रहता है, धीरे धीरे उसकी चेतना वापस आती है। तो उसको मालूम पड़ता है कि मैंने किया क्या, मुझसे क्या गलती हुई, तो मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मैंने अपने बल को पहचाना नहीं और बिना बल के चल दिया। और ये जो सूर्य है बड़ा बलवान है, उसको बात समझ में आ गई। फिर वो वहाँ पर वो भक्ति करता है। भक्ति करता है किसकी? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की भक्ति करता है और पूरे मनोयोग के साथ, ऐसा कहते हैं 10,000 साल तक, जो भी ऐसा समय जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए, ऐसा मानिए आप। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो बोलते हैं कि बताओ, इसी दौरान भी वो शक्तियाँ प्राप्त करते हैं।
अच्छा। इस दौरान में ये शक्ति मंत्र अच्छा। किया, तंत्र किया, कुंडलिनी की जो हम्म। जागृत की, इससे वो खुश नहीं है। और हम्म। इसके बाद भी कुछ ज़्यादा है। जिन लोगों की कुंडलियाँ जागृत है इस दुनिया में, ऐसे कई लोग होंगे, सारे थोड़ी ग्रह बन जाते हैं। बिल्कुल। हम लोग जानते भी नहीं है, जहाँ बस हम्म। थोड़े से लोग हैं, तो हर कोई तो ऐसा ग्रह नहीं बन जाता। अमर हो सकते हैं वो लोग, लेकिन वो ग्रह बन जाएं या उनके इतना उपयोगिता उनकी हो जाए इस दुनिया में, ऐसा नहीं हो, अमर हो जाए इस तरह से बिल्कुल। कि वो सूर्य चंद्रमा के समक्ष जाके खड़े हो जाए, हम्म। ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद भी खुश नहीं है वो। अब वो हम्म। उसके बाद क्या, जब तपस्या करता है तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, बोलते कि बोले बताओ, दो वरदान देता हूँ, क्या क्या चाहते हो? बोलता अमर हो जाऊँ। बोले डन, हो गया, अमर हो गया, कर दिया। फिर बोलता है मैं देवता भी कुछ सोचते ही नहीं थे। इतनी भक्ति करते थे वो लोग, इतनी भक्ति करते थे कि ब्रह्मा जी खुद हिल जाते थे, उनका सिंहासन हिल जाता था, उनके उनके सारे नियम खराब हो जाएंगे। इतनी भक्ति के बाद आपको देना ही पड़ेगा। जी अगर आप जी। प्रगति हो गए, उस आदमी ने, उस राक्षस ने आपको इतना पूरा मन लगा के, तन मन धन, धन क्या पूरा लगा के, आत्मा लगा के, जब उसने बिल्कुल। इतनी शिद्दत के साथ जिसको बोलते हैं उसने किया, हम्म। तो जब ब्रह्मा जी खुद ही प्रकट हो गए तो कुछ तो करने आए हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा इसको 2 वरदान दूंगा। बोले तुम्हें 2 वरदान दूंगा। उसने कहा बहुत है, बाकी तो थे उसके पास। बोले एक अमर हो जाए, वो डन, क्योंकि वो इतनी शक्तियों के बाद अमर नहीं हो सकता था। 6 शक्तियों के बाद अमर होने का उसके पास तरीका नहीं था कोई। ये शक्तियाँ हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर लो, जो इस्तेमाल करता है बाद में। उसके बाद में वो दूसरा, बोले मैं सूर्य को खा जाऊं, तो बोले खा जाएगा, पचा नहीं पाएगा, यू कांट डाइजेस्ट। तो एकदम सूर्य को मुंह में पकड़ लेता है, तब फिर उसकी विष्णु जी से गर्दन काटते थे। ये भी कहानी राहु केतु की। अच्छा, ये समुद्र मंथन में भी ऐसा है कि गर्दन काटते हैं और यहाँ सूर्य को यहाँ खा लिया यहाँ तो भी ऐसा उसमें है। से निकल के आता है। तो अच्छा। राहु, वहाँ राहु के पास शक्ति है, तो वो अमर का तो वरदान था ही अमर था तभी भी ये। उनके पास। हाँ, ठीक है जी। सर, आपकी ये जो बुक है स्वयंवरी ज्योतिषी, हम्म, तो ये जो भी आपने राहु के जन्म की कहानी सुनाई, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर है। सर, आपने लिखा है कि ज्योतिष की मान्यता है कि प्रकार के कार्यों के लिए समय का एक विशेष महत्व है, अतः समय ही इस संसार में सब गतिविधियों का नियंत्रक है। फिर यहाँ उसकी कश्यप ऋषि और सिंहिका की बात की है कि सिंहिका की असमय की गई इच्छा ने राहु के भविष्य का निर्धारण कर दिया। अब दूसरी ओर फिर यहाँ आप लिखते हैं कि सिंहिका की असमय संतान की इच्छा ने यह भी दिखा दिया कि संतति प्राप्ति ब्रह्मांडीय शक्ति के हाथ में है। जब भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास हो जाता है तो उसे परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ तो ब्रह्मांड ही ऐसा चाह रहा था कि राहु का जन्म ऐसे हो। इसके जो आपने यहाँ लिखा है, तो ये देखो दोनों विरोधाभास है ये अब फिर से। तो बहुत बड़ी बात है। जी। राहु की जन्म की बात या कश्यप ऋषि की बात, आदित्य की बात, हाँ ये जी। तो सब बड़े लोग हैं, इनकी बात तो बहुत बड़ी है। मेरा अपना अनुभव है कि मेरी ज़िंदगी में मैं पहली बात तो ये कि सी सेक्शन जो होते हैं नहीं कराता हूँ। जी। ये तो कोई मेरे पास आए कि बोले कि साहब हमारा बच्चा पैदा करना है, हमको आप समय दे दो, मैं नहीं देता, ऐसा नहीं करता। मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ। जी। लेकिन जिसका डॉक्टर बोलता है सी सेक्शन होगा, ऑपरेशन से होगा, तो उसके लिए ठीक है, मैं रिपोर्ट देखता हूँ, आपकी रिपोर्ट है, बताओ ऐसा है, ऐसा लिखा हुआ है, फिर मैं समय देता हूँ। तो मैं कोशिश करके बेहतर समय देता हूँ। मैंने ये देखा है कि मान लो मैं 100 आदमियों को दूँ, तो मुश्किल से 5 या 6 का वो समय पे हो पाती है, बाकी नहीं होती। बाकी कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी डॉक्टर नहीं मिला, कोई इमरजेंसी हो गई, कभी उसका वाटर का जो होता है वो फट गया, पता नहीं क्या हो गया। तो इसका मतलब है कि ये मामला प्रकृति के हाथ में नहीं, बिल्कुल। मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन उसमें दिन तो आ ही जाता है, वो दिन भी आ जाता है तो भी वो बच्चे बड़े विलक्षण हुए, और जिनका समय है उनका तो कहना क्या। तो मेरे को लगता है वो जो खुद माँ बाप होते हैं, जो खुद सात्विक होते हैं या कुंडलियाँ उनकी बलवान होती हैं, संतान का उत्तम कोटि के संतान का योग होता है, तो वहाँ पर तो ये संभव हो जाता है। तो वहाँ वो प्रकृति ही कंट्रोल करती है, मेरे बस का नहीं है। मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने बोला ना 100 में 5% मतलब प्रकृति वो ऑप्शन व्यक्ति के उसके हाथ पास। में दे देती हाँ है, हाँ, तो अपनी फिर सवार लो या अगर बिगाड़ लो। यहाँ ये हो रहा है तो वहाँ तो वो जान नहीं रहे कि राहु क्या करने वाला है। जी। इसको तो इसके टाइमिंग तो खराब करना पड़ेगा ना, तो ये था। बिल्कुल। सर, अब कुंडली में राहु की भूमिका की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं भृगु संहिता का एक श्लोक लेती हूँ। जी, जी, जी।
इसमें लिखा है कि तृतीय षष्ठे च लाभस्ते राहुर्भवति योगदः राज्यम धनम यशः कीर्तिम ददाति सविपक्तिकम। ये तो भृगु जी का श्लोक है। जी। वैसे भी जो अ, क्रूर ग्रह हैं वो तीसरे में हो, छठे में हो, 10वें में हो, 11वें में हो तो अच्छे होते हैं। जी। वही राहु की तो बात कर ही रहे हैं। तो ये जो घर हैं ये उपचय घर हैं, ये अपने आप में ही पावरफुल होते हैं। यहाँ पर अगर राहु बैठ जाएगा तो डेफिनेटली फिर वो आपको मालामाल कर देगा, धन धान्य से पूर्ण कर देगा, आपकी इज्जत बड़ी होगी, जो जिस क्षेत्र में आप होंगे उसमें आप कमाल करेंगे और आप बहुत सलीके से रहेंगे। आप राहु वाले कोई कृत्य नहीं करेंगे, कुकृत्य, अच्छे कृत्य करेंगे। देखिए ये राहु हाँ, की तो शुभता को लेके एक और भी श्लोक है। हाँ, राहुर दाता सुख संपत्ते स्वग्रहे शुभ कर्मणि गुरु शुक्र समायोगे सर्व सिद्धि प्रदायकः। हाँ तो ठीक बात है ना। जो राहु अगर अच्छा है तो आपको धन भी देता है, ऐश्वर्य भी देता है, जी। सम्मान भी देता है और आपको, और उसके कुछ घर हैं जिन घरों में रहता है, स्वराशि में हो। हालांकि राहु की कोई स्वराशि तो है नहीं, लेकिन जब वो कन्या में होता है तो बोलते हैं स्वराशि। भृगु महाराज नहीं बोलते, लेकिन बाकी लोग बोलते हैं। इन्होंने बोला है कि मिथुन में हो या उसमें हो। हाँ, वृष या मिथुन को राहु की उच्च राशि माना गया ना। तो दोनों राशियों में वो अपना अच्छा फल देता है। तो ये राहु के, जो यहाँ राहु है तो वो धन धान्य से मालामाल कर देता है। इसका मतलब है कि वो राक्षस नहीं है, ऐसा जैसा बनाती है। इसकी जरूरत से बनाती है सारे। मेरे को बड़ी हमदर्दी है राहु जी आपके साथ। सब राहु की अशुभता को लेके भी एक श्लोक लिखा है ब्रह्म संहिता में। द्वितीय सप्तमे राहु पापम ददाति निश्चयम दरिद्रता च जायते। देखिए दोनों ही गुण हर ग्रह में है। बृहस्पति में भी है, शुक्र में भी है, सूर्य में भी है, चंद्रमा भी है। तो यहाँ पर राहु की एक खास स्थितियों की बात की जाती है। वो कहते हैं कि राहु अगर कमजोर हो, खराब हो और दूसरे घर में हो, तो दूसरा घर होता परिवार का। और राहु केतु को हम कार्मिक ग्रह, आपने बोला अपने जी हाँ संबोधन में शुरुआत में। तो कार्मिक ग्रह का मतलब क्या है? जो कर्मों का प्रोसेस चला जा रहा है, जो आप कर्म करके आए हैं उन कर्मों की बात कर रहे हैं। आपने जो प्रारब्ध में किया है, जो आपका संचित कर्म है, उसका भुगतान कौन करेगा? आप ही तो करेंगे, मैं ही तो करूँगा। जिसका है वो करेगा। उस पूरे प्रोसेस में तो फिर वो राहु सेकंड हाउस में बैठ जाएगा और उसकी राशि खराब होगी जी। अच्छी राशि में हो तो ऐसा नहीं होगा, याद रखना। अच्छा। हाँ, इन्होंने बोला नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव की बात है कि अगर वो कन्या में होगा तो उतना खराब नहीं होगा, मिथुन में होगा तो खराब नहीं होगा। लेकिन अगर वो कहीं नीच हो गया, गलत हो गया, साथ में उसके और क्रूर ग्रह फंस गया, सूर्य फंस गया, कुछ और हो गया, तो वहां पर फिर वो जो परिवार है वो दुख का कारण हो जाएगा। ये जो आपका मनन चिंतन है, जो और आपका एक्सपीरियंस है, यही सब जो ज्योतिष के जिज्ञासु उनके काम आएगा। अब जब राहु और बृहस्पति की युति कुंडली में देखी जाती है तो शोर मच जाता है, गुरु चंडाल योग है ये तो। या फिर हाँ, जब गोचर में राहु और गुरु एक राशि में आ जाए तो मीडिया शोर बना देती है, गुरु चंडाल योग बन गया। तो कोई शास्त्रों में तो इसका जिक्र है नहीं और आपने भी इसका हमेशा खंडन किया है। अब राहु को कहते हैं कि जिस ग्रह के साथ होता है वैसे फल देता है ज्योतिष में। तो अब ये तो शुभ ग्रह के साथ है तो राहु तो शुभ हो गया ना। मेरे को 50 साल हो गए और मैं जब ये पढ़ता था शुरू में, तो फिर मैं उसको, मेरी मुश्किल की ये है या मेरा सोचना ये है, जो लिखा है उसको मत मानो, उसको मत मानो। अपना तजर्बा क्या कहता है जी, अपना अनुभव क्या कहता है। तो एक साहब थे, वो IAS थे, उनका राहु और ये साथ था। अब उनकी राहु की दशा आने वाली थी और IAS थे, 40 साल की उम्र थी, राहु आने वाला था। तो चलता 58 तक नौकरी लोगों की 60 होती है। तो मैंने बोला, जो सबने बोला और लोगों ने, या ये आएगा तो ऐसा हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मैंने कहा इसमें चेयरमैन हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, अब वो इससे पहले बहुत कुछ रहेंगे, उसके बाद वो
बहुत बड़े मतलब पोजीशन पे, नाम लेना ठीक हम्म, नहीं है, चेयरमैन रहे। ऐसे एक और थे, उनको मैंने बोला कि तुमको अवार्ड मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो ये उनके ऊपर राहु की कृपा थी। राहु 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 दोनों का था। जी, और राहु कहाँ था इनका? धनु में राहु था और अच्छा, धनु में गुरु था, जिनका बता रहा हूँ मैं। जी जी, तो ऐसे मैंने बहुत देखे, तो राहु तो बहुत ही खतरनाक हो गए। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी ऐसे 100-200 और कुंडलियाँ हैं कि उनका डिवोर्स हो रहा था। मैंने कहा राहु आएगा, डिवोर्स खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो डिवोर्स हुआ। नहीं तो अगर कोई और बोलेगा तो बोलेगा अब तो पाप ग्रह का आ रहा है सामने, हाँ, समय पीरियड आ रहा है, मैंने कहा अब अब तो आपका, और ज्यादा वर्स्ट अब पोजीशन हो उनके जाएगी। पूरे मंगल में 7 साल तक आज हुआ कल हुआ ऐसा चलता रहा। मैंने कहा राहु हम्म, आएगा, खत्म हो जाएगा, कभी डिवोर्स। राहु आया, एकदम स्थिति नहीं होती। जी जी, तो ऐसे मैंने 100-200-500 केस देखे, तब मैंने कहा कुछ नहीं है ये, ऐसा हम्म, कुछ भी नहीं है। और गुरु चंडाल योग का मतलब कहीं कहाँ लिखा हुआ है? शास्त्रों में कहीं जिक्र आप तो नहीं है इतनी पढ़ी इसका। लिखी हैं, आप तो, जी, आपने तो एमए करा हुआ है आगरा यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से किया हुआ भैया। हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं आप जैसे। तो आप कहीं किसी किसी में बोला है? पराशर ने बोला है, प्रभु ने बोला है, किसी और ने बोला है? बोला है किसी ने? प्रभु महाराज तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर गुरु देख ले तो वारे न्यारे हो गए, जी, ये बोल रहे हैं। सर आप जो बोल रहे हैं ना सर, ज्योतिष ना कहते हैं कि पढ़ाया जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता। ये तो गुरु गम्य वो है, शास्त्र है। तो इसलिए पढ़ना और जो आपका अनुभव है, दोनों में बहुत फर्क है। दूसरा क्या है कि ज्योतिष को जैसे है वैसे जानो। जी, मेरा लिए धंधा नहीं है। मैं चाहता तो बहुत बहुत धंधा करता, लोग बिल्कुल, धंधा करते हैं। जी हाँ। राहु केतु आ रहा है, ये आ रहा है ना, गुरु हम्म, को चंडाल योग, क्यों आ रहा है? और फिर उनकी डिग्रियां देखो ना, जी हाँ, राहु इधर जा रहा है, हम्म, गुरु उधर जा रहा है, यही हुआ ना। जी हाँ, मतलब राहु की अगर डिग्री राहु ज्यादा है तो वो कम हो रही है, तो गुरु की तरफ जा रहा है। और एग्जैक्टली, गुरु आगे बढ़ रही है उसकी डिग्री, तो यहाँ पे वो क्लैश हो दोनों गए। अलग अलग जा रहे हैं, या इधर 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 आ हाँ, रहे हैं या इधर जा रहे हैं। जी, फिर उसका उसका चरण कौन सा है, नक्षत्र नक्षत्र दोनों कौन वैसे सा ही है, लेकिन चरण का लॉर्ड कौन सा है, हम्म, उन दोनों में क्या कनेक्टिविटी है? सिर्फ धनु में बिल्कुल, होने से या मीन में होने से क्या होता है? जी अलग जी है जी। ये, कुछ भी नहीं। सर पर इसे अगर गुरु चंडाल को हम हटा दें, खाली गुरु और राहु की युति की बात करें, तो राहु तो गुरु की शुभता ले रहा है, परंतु गुरु को कहीं ना कहीं राहु की अशुभता मिल रही है। क्यों? नहीं मानेंगे क्यों इसे? क्यों मिलेगी? जी, राहु कौन कौन है दोनों में पावरफुल, गुरु या राहु? आप बताओ। गुरु पावरफुल है, गुरु पावरफुल है बात क्योंकि खत्म हो वो गई। एक आपको और बात बताऊं, राहु की दशा अधिकतर खराब नहीं होती। जी, बताओ, कोई अच्छा, सोचा आपने कभी ऐसा? राहु की सर दशा ऐसे, अधिकतर खराब नहीं होती। जी राहु की जी दशा हमेशा आपको कुछ सिखा के जाती जी, है। राहु की दशा कभी खाली नहीं जाती। मंगल की दशा खाली जाती है, मून की दशा खाली जाती है, सूर्य की दशा खाली जाती है, उससे जो पहले आती मतलब जब उसका व्यक्ति का लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है तो व्यक्ति उससे डर जाता है कि क्या क्या सीखूं मैं, क्या क्या करूं। है। उसको मंगल में अगर आपने बेवकूफ़ियाँ करी है तो हम्म, राहु आपकी खबर लेने वाला है। अच्छा, अगर आपने मंगल की 7 साल की दशा में हम्म, आपने अपना वो परचम फहराया है, हम्म, बिना बिना जाने हुए आप हवा में रहे हैं हम्म, और अपनी अपना अपना व्यक्तित्व को जबरदस्ती लादते रहे लोगों पर, तो जो राहु आएगा तो आपको बिल्कुल ज़मीन पर पटक नीचेगा। तो खराब हुआ, अच्छा हुआ। सर और इस अगर कोई बात से, आपको आपकी औकात दिखा दे, उसे आप खराब बोलते हैं? मैं तो नहीं बोलता। किसी भी आदमी को आप उसका आईना दिखाओ, औकात तो नेगेटिव वर्ड हो गया। कोई भी आदमी आईना देखने को तैयार नहीं है, तुम दिखाओ तो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अपने बच्चे को बोलो आईने में देख अपना सूरत, बोलती रहती माँ बाप, हम्म, शीशे में देख कैसा दिखता है तो बिल्कुल, आप दिखाओगे किसी भी आदमी को तो बुरा मान जाएगा। जो राहु दिखाएगा तो खुद दिखेगा कि अच्छा मैं क्या हूँ। ठीक कि बिल्कुल, उस राहु को उसको शीशा हाँ उसको दिखाता है, अपनी आईना असली, दिखाता है उसका, बिल्कुल, और उसको खराब बोलते हैं। तो फिर बताइए हम्म, अच्छा क्या होता है? अगर आपको आपसे आपका परिचय करा दे आपसे, हम्म, आपके सारे नेगेटिव पॉइंट आपको दिखा दे एक क्षण में, और कैसे दिखेंगे? उसके लिए जो आपने मंगल में नादानियाँ की हैं, जी जी, बेवकूफ़ियाँ की हैं, या मनचाहे कार्य करे हैं, और हम्म, उनसे अगर वो आपको उड़ा के रख दे और मंगल के सारे माहौल को ख़त्म कर दे,
तो मंगल जो मंगल में कर रहा होता है आदमी, हम्म। वो राहु में इन्वेरेबली नहीं करता, 99% नहीं करता, अलग कर रहा होता है। मंगल में उसका अलग दौर होता है, राहु में उसका अलग दौर होता है। वो भी नौकरी कर रहा हो तो उसकी नौकरी का पूरा स्टाइल बदल जाता है। नहीं सर, आपकी बात से तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मेरी मंगल की दशा में मैंने इसकी ज्योतिष का जो हायर स्टडी की वो की, अपना इंस्टीट्यूट मतलब पढ़ाया भी उस समय, तो उसके जो परिणाम मिले मुझे राहु की दशा में मिलने शुरू हुए। एग्जैक्टली, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं जी। उन सब में उसमें से 99% एग्री करेंगे, जो मंगल में कर रहे थे वो बिल्कुल। राहु में नहीं करते। और अगर मंगल में बेवकूफ़ी की है तो राहु आपको ऐसी पटक नहीं देगा, ऐसी पटक नहीं देगा कि आपको छठी का दूध याद सीधा करके रख देगा। आएगा। हाँ, ऐसा राहु तो है, क्योंकि राहु चाहता है, राहु और शनि में यही खास बात है, दोनों चाहते हैं कि आपको आपका आईना दिखाया जाए, आपको आपकी जो रियल जो आपकी रियलिटी है वो दिखाई जाए। अब इसको खराब बोलोगे फिर क्या बात है? और तो किसी की मानते हो नहीं, अपनी भी नहीं मानते हो। आदमी 100 बार खुद को समझाता है, हर आदमी इस दुनिया में सुबह उठ के समझाता है। जो नशा वशा करते हैं ना, वो रात में बोलते हैं कल नहीं पिएंगे, सुबह भी बोलते हैं नहीं पिएंगे, और शाम तक वही करते हैं। फिर वही और जो लोग पढ़ते नहीं है ना, वो बोलते हैं कि मैं आज से करना पढ़ना शुरू कर दूंगा, शाम आते आते अपनी घर करने शुरू हो जाते हैं। जो अगर आप ऐसे काम करते हो, राहु आपको फेल कराता है, आपकी बेइज्जती कराता है, आपको अकेला कर देता है, लोग आपको झूठा सच्चा बोलना शुरू कर देते हैं, आपके घर वाले आपको ट्रस्ट नहीं करते। पहले आपको आपकी दाल गल जाती थी, आपकी दाल नहीं गलती, आपकी दाल नहीं गलती, तब आपको मालूम पड़ता है कि यस हु एम आई। तो राहु हर आदमी को रास्ता दिखाता है, और रास्ता कब कहाँ दिखाता है? अंधेरे में। अंधेरे में ऐसा समझो कि बिजली चमक रही है, आप जंगल में जा रहे हैं, बिजली चमक रही है, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, एक बिजली चमकी, आपने कहा अरे ये रास्ता है, ये नहीं है, फिर वो रास्ता है, वो तो जंगल की बिजली है रात के समय में। वो कब? जब आप मंगल में भटके हुए हैं तब। अगर आप मंगल में सही हैं तो राहु आपको कहीं से कहीं। बिल्कुल सही। मैं कैसे खराब बोल दूं? मेरे अनुभव में नहीं आया खराब मेरे अनुभव में नहीं आया। मेरे अनुभव में ये आया कि आपने करा क्या है, उसका भुगतान है। हाँ, उसको आप ये पुलिस छोड़ देगी, जज छोड़ देगा, घर वाले छोड़ देंगे, दुश्मन छोड़ देगा, राहु नहीं छोड़ेगा। राहु नहीं छोड़ेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। तो ज्योतिष के जो जिज्ञासु हैं, आज कितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि राहु और बृहस्पति की युति, जिसको हम गुरु चंडाल बोल देते हैं, कभी खराब नहीं होती। ये अपनी दशा अंतर्दशा अपनी स्थिति के अनुसार परिणाम देगी। तो उससे हमें हटना है कि गुरु चंडाल योग है तो कुंडली खराब हो गई। साथ ही राहु की दशा के कैसे अच्छे परिणाम मिल लेने चाहिए, ये भी हमें पता चल गया। सर, अब बात करते हैं कालसर्प योग की, कि जब सारे ग्रह राहु केतु एक्सिस में आ जाते हैं दाईं तरफ या बाईं तरफ। मैं एक बात और बताता हूँ। आपने अपने मंगल की दशा बताई, मैं अपनी बताता हूँ। जी। मैंने मंगल की दशा में मैं नॉन सीरियस हो गया। पढ़ता तो ठीक था, वैसे नॉन सीरियस हो गया, मतलब जो मेरे को करना था मैंने नहीं किया। जी। तो फिर राहु मेरे पास मेरे लिए काफ़ी टफ था। अच्छा। लेकिन उसी राहु में ज्योतिष सीखा, बिना किसी के सिखाए। उसी राहु में मुझे दिशा मिली, उसी राहु में मैं इतनी बात कर सकता हूँ। उसी राहु ने मुझे मतलब एलोन कर दिया, अकेला तो नहीं, आई वाज नॉट लोनली, एलोन। अच्छा। एलोन कर दिया। मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मैं एलोन हो गया। मैं खुद ही सबसे कट गया। उससे पहले कि लोग मुझे भगाते, मैं खुद सबसे कट गया। और फिर मैं कहाँ जाके अध्ययन करता था, तो कभी मैं किसी गुफा में बैठ जाता था, दिन भर वहीं बिता देता था। मित्रों से कट गया, मेरा बड़ा भारी सर्किल था, मंगल में सर्किल बहुत हो गया था। अच्छी उम्र होती है, अब नए नए जवान होते हैं, 18-19 साल में मंगल आ गया था, तो कॉलेज भी शुरू होता है, तो वहाँ काफ़ी मतलब पढ़ाई ठीक थी, बाकी सब ठीक नहीं था। मतलब टाइम वेस्ट करना, जो करना था वो नहीं कर रहे थे। तो उसने फिर मेरी खबर ली, तब मेरे को समझ में आया कि राहु करता क्या है, और अगर मैंने उस समय का सदुपयोग किया होता तो फिर मुझे जो देर लगी उतनी देर नहीं लगी। तो आपको जिसका भी मंगल चल रहा हो, उसको मेरा सुझाव है कि मंगल की दशा का उपयोग कीजिएगा, तो राहु आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। उल्टा करेंगे तो मेरी तरह आप भी सफर करेंगे। इन राहु के पास, केतु के पास, शनि के पास दया भाव नहीं है, जैसे को तैसा।
हाँ, जैसे को तैसा। ये तो ये ऐसा नहीं है, मैंने कहता कि देव वो अगर राक्षस यहाँ है कि बेटा मैं भी राक्षस से देवता बना, तेरे को देवता बना के छोड़ूंगा, ये है राहु। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पिता तो ऋषि थे और माता उनकी जो थी राक्षसी थी, तो दोनों प्रवृत्तियां हैं कि किस तरह किसको ठीक करना है, किसको रास्ते में लेके आना आखिरी है। में जो मैंने बोला ना, वो दोबारा बोल देता हूँ कि आपके भीतर जो राहु राक्षस है उसको निकाल के देवता बना के राहु की दशा जाए। अरे वाह सर, बिल्कुल। राहु के जो आपके भीतर राक्षस है, राक्षस मीन्स अभिमान, अहंकार, जी जी। या परवाह नहीं करना, किसी की बात सुनना नहीं, किसी सिस्टम को मानना नहीं, अपनी अपनी चलाना, सबके साथ अपनी दादागिरी करना, इस तरह का। घर में ही आदमी बाहर तो क्या करता है, बाहर करेगा दूसरा सेट कर देगा, घर में चलती दादागिरी आदमी की। जो असफल लोग होते हैं ना, वो घर में ही चलाते हैं, बाहर करेगा तो लपड़ मार के आदमी सेट कर देगा। तो ये जो आपने बेवकूफ़ियाँ की होती हैं, तो वो आपका भीतर जो राक्षसी तो होगा ना, ये जो आप गलत काम कर रहे हैं, जो सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं, सभ्यता के खिलाफ कर रहे हैं, कल्चर के खिलाफ कर रहे हैं, संस्कृति के खिलाफ कर रहे हैं, उसके लिए फिर राहु आपको पटक पटक के सिखाता है। ये राहु है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन हर आदमी जो मेरे से मिला है उसने ऐसे ही बताया जी। आपको राहु, क्योंकि आपके भीतर के राक्षस को मारने का काम राहु का है। तो उसे अपना मारा तो आपको तो मारेगा वो। ये राहु, ऐसी कोई बात नहीं। आपने बहुत ही अच्छी व्याख्या की राहु की। ये मेरी सारी व्याख्यान अभी के अभी है, मैं किसी किताब में तो पढ़ के आया नहीं। बिल्कुल। तो मेरे को जो मेरा इंट्यूशन बोलता है, जो मेरे को समझ में आता है कि इससे राहु शुड बी डिस्कस लाइक दिस। जी। डराने का क्या काम है? ज्योतिष मतलब डरा हुआ आदमी आता है ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी का काम उसके डर को निकाले और उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना के भेजे कि वो कमाल कर। बिल्कुल। जी, अब बोलिए आप। सर, मैं बात कर रही थी कालसर्प योग की, कि जब राहु केतु एक्सिस में सारे प्लैनेट आ जाते हैं तो उसको कालसर्प योग बोला गया है। तो अगर जिनकी कुंडली में कालसर्प योग देखा है, तो ऐसे बड़े मुकाम पे लोग हैं जिन्होंने कि कालसर्प योग है पर बहुत एक अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है, बहुत अच्छे पद पर है, समाज में मान सम्मान है उनका। तो कालसर्प योग को किस तरह लिया जाए? आपको भारत की कुंडली मालूम है? जी सर। आजाद भारत की बताइए। वृष लग्न की कुंडली है। ओके, बोलते जाओ। और ज्यादा प्लैनेट उनके थर्ड हाउस में है कुंडली में, और राहु केतु लग्न और सप्तम राहु केतु एक्सिस में है। ओके, आगे। दूसरे में मंगल है जी। तीसरे में सूर्य, शनि, बुध और चंद्रमा है। जी हाँ। छठे में गुरु है। जी। ओके। और सातवें केतु है। तो मतलब हम पूरे देश के लोग कालसर्प योग में पैदा पूरा भारत ही कालसर्प दोष में, उस एंगल से। तो जिस एंगल से हम बात कर रहे हैं, इस देश का हर नागरिक जो आज़ादी के बाद पैदा हुआ है, जी हाँ, वो कालसर्प दोष में पैदा हुआ है। ऐसे भी मानेंगे? तो बोलो ना, तो ये तो बनता तो है। उसके बाद हम जो देश में आए बनेगा नहीं। अब बताओ इस देश में क्या कभी, बताओ। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? माई लॉजिक। अब हम अगर हम इस वातावरण में हैं, इसी का असर होगा ना। जी हाँ। अमेरिका, कनाडा पैदा तो हुए नहीं, तो हम अगर इस देश में पैदा हुए तो इस देश का हर आदमी कालसर्प दोष से पीड़ित है। इसका मतलब ये हो गया। तो मतलब कालसर्प दोष होता ही नहीं? जिस भाषा से, जिस सिस्टम से होता है, तो हर नागरिक यहाँ कालसर्प दोष, बताओ कौन नहीं? जी हाँ। कुंडली में तो कमाल ही हो गया। ये बकवास है, नॉनसेंस है। अगर कालसर्प दोष में है तो 75 साल में भारत ने कितना तरक्की किया। और यहाँ जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे यहाँ कील नहीं बनती, और आज हम रॉकेट भेजते हैं चांद में, ध्यान नहीं कर रहे। सर, कालसर्प योग के नाम पे तो कितने पूजा पाठ होते हैं, मंदिर बना दिए हैं। देश की पूजा करो ना। उज्जैन में जो तो लोग पूजा कर रहे हैं उज्जैन में या मंदिर कहीं बना पर हुआ है। भी, उनको देश की पूजा करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को बुलाओ, सबको कैबिनेट को बुलाओ, उनके सामने बोलो इस देश में जो कालसर्प दोष है उसको हम दूर करते हैं। और कैसे करेंगे? सर, लता मंगेशकर की कुंडली में सबकी में था। जी हाँ। मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश की कुंडली में, मैं तो ऐसी बात बोल रहा हूँ। तो सर, कालसर्प योग एक नाम दिया है तो कुछ तो इसमें मतलब मतलब दुष्प्रभाव तो मिलेगा ना। व्यक्तिगत कुंडली की बात कर रही हूँ मैं। व्यक्तिगत कुंडली की, चलो मेरे को तो ऐसी बात समझ में आती है कि ऐसा है कि कालसर्प दोष कब होता है। पहले तो ये होता था कि जैसे देशी कुंडली में सारे ग्रह इस तरफ हैं, एक तरफ हैं तो कालसर्प दोष हो गया।
अब क्या होता है कि अब वो चंद्रमा से बना देते हैं। अब तो पता नहीं 120 प्रकार के हैं, 150 प्रकार के, कितने हैं, इतने हैं। पहले तो एक ही था, अब तो 1000 प्रकार के, कितने प्रकार के। सर 12 तो हर हाउस के सदस्य बनाए हुए हैं, आई थिंक 12 122 भाव में 20 बन रुपये रहे के हो। बहुत पहले पढ़े थे कहीं, लिख रहा था कोई किताब, किसी महाविद्वान पंडित ने लिखी थी। तो कालसर्प दोष तो है। जी। अगर आपका सूर्य नीच का तो है, क्या करेंगे आप? शुक्र हम्म। नीच का तो है, गुरु नीच का तो है, जी हाँ। ये तो आपके कर्मों से है ना। इसका मतलब है कि अगर आप देश की कुंडली में कालसर्प दोष है, तो इसका मतलब है कि उसके बाद भी तो उठेगा ना, उसके बाद भी तो आदमी चलेगा ना। बिल्कुल। कोई उपाय कर रहा है, कोई देश का प्रधानमंत्री कभी भी किसने किया हो? तो कालसर्प दोष का उपाय तो नहीं कर रहा, न किया जी। किसने इतिहास में। देश चल रहा है, देश कहाँ रुका हुआ है? तो कालसर्प दोष से भी आदमी निकलता है। जी। कालसर्प दोष ऐसा, एक तरफ ग्रह हो तो मेहनत से निकलता है। अच्छा। तो मेहनत करते हैं, पूरा देश मेहनत करता है, जी। चेतना है। तो आई थिंक ये एक ज्योतिष के नाम पर ढकोसला है, बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। कमाई का जरिया योग तो इनकम होते का। हैं, योग तो बराबर से होते हैं, मैंने आपको भी राहु केतु के योग बताए तो होते जी हैं। जी। लेकिन उसको हर जगह देखना पड़ेगा ना, उसके नक्षत्र देखो कहाँ है, नक्षत्र देखो। अगर देश की हम बात करें तो जो 4 ग्रह थर्ड हाउस में हैं, वो प्रवज्र राजयोग बनाते हैं। जी। प्रवज्र राजयोग बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा देश जो जीरो से हीरो होने की क्षमता रखता है, और ऐसा हुआ है। उसको तो बोला नहीं किसी ने, हालांकि मेरे अलावा किसी ने बोला भी नहीं कालसर्प दोष है देश की कुंडली, अकेला आदमी बोल रहा हूँ। ये हिम्मत का काम है, कोई नहीं बोलता। तो उसके बाद भी कर रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष होगी तो उसके बाद भी आप तरक्की करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलग तरीके हैं। योग, अगर एक कालसर्प योग फल रहा है किसी कुंडली में, मान लो, मैं तो मानता नहीं, मैं तो नहीं मानता इसको। जी हाँ, आप तो नहीं मानते। मैं मानती नहीं इस बकवास, मेरी समझ में नहीं आती जी। उसके बाद भी तो और भी तो योग होंगे ना, उनकी क्यों नहीं बात करते? उसे कमाई तो इसमें होनी है ना। हम तो कमाई नहीं कर रहे ना, हम ज्योतिष कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके बाद भी प्रभु की कृपा से हमको खाने पीने की दिक्कत नहीं है, और इसके अलावा हमें कुछ चाहिए नहीं। वही पॉडकास्ट भी है, राहुल जी बैठे हुए हैं, जो आप ये भी नमस्कार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बस हमारी मस्ती है। तो ज्योतिष कोई ज्ञान की बात है, विज्ञान की बात है, समझने की बात है, डराने की बात नहीं है। अपना बोलते हैं कि मैं तो ऐसी भाषा से कुमार बुद्ध मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अरे क्या यार, भाषा तो बोलो ठीक से, हैं? भाषा में तो कुछ वजन लाओ, हैं? और गुरु चंडाल योग हो गया, पता नहीं क्या। हाँ सर, ट्रांजिट में भी बन जाते हैं। शनि कहाँ मीन में घुस गया, कहाँ, अरे जाएगा ही मीन में, कहाँ जाएगा? एरी से जाने से रहा, और कुंभ से धनु में तो आने से रहा, जाएगा। तो उसको सीधे से बात की जाए, बात समझ में आती। सर जैसे राहु केतु की कोई राशि नहीं है अपनी, तो किसी कुंडली में अगर देखें, किसी व्यक्तिगत कुंडली में देखें, तो किस तरह के प्रभाव देखें? कहते हैं कि अगर अकेला राहु है तो किसी भाव में, किसी राशि में, तो उस राशि के अनुसार फल देगा। किसी ग्रह के साथ है तो उस ग्रह के युति के फल देगा। कहीं लिखा होता है कि वो अपने जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र स्वामी के फल देगा। तो किस तरह इस तरह राहु के परिणाम को देखा जाए? देखो, वेद बोलता है कि ज्योतिष की आत्मा ग्रह और नक्षत्रों में बसती है जी। राशि का जिक्र नहीं है। हाँ जी। राशि बाहर से आई हुई है जी। राशि हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं है, भारत का। लेकिन चूंकि ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा था, इजिप्ट वगैरह से राशि आई है। अच्छा बताओ, राहु को नीच किस में मानते हैं और खराब किस में मानते हैं? सर वृश्चिक या धनु में नीच का मानते हैं, वृष और या मिथुन में उच्च का मानते हैं। ओके, वृश्चिक में नीच का है, मान लिया। वृश्चिक में नीच का है क्योंकि आपने बोला मंगल की राशि है, मंगल की राशि में राहु नीच का हो गया। क्योंकि वृष में अगर उच्च का माना तो वृश्चिक में नीच का होगा। अब यहाँ पर नक्षत्र कौन से मिलेंगे वृश्चिक राशि में? बृहस्पति, शनि और बुध का। तो शनि में, शनि का नक्षत्र मिलेगा 3:20 से लेकर, राइट, 3:20 डिग्री वृश्चिक में पूरा। हाँ जी, नक्षत्र में मेरे जी जी। 3:20 से मिलेगा, 3:20 से 16:40 तक। 16:40 तक। तो अब ये किसी नक्षत्र में?
शनि के में, जी। तो शनि से क्या दुश्मनी राहु की? मित्र है। बताइए कैसे वो खराब हुआ? कैसे खराब हुआ? बिल्कुल। अब ज्यादा से ज्यादा बोल दो कि 3-20 तक खराब हुआ, गुरु को खराब कर दिया उसने। उसके नक्षत्र में, मंगल की राशि में, गुरु के नक्षत्र में उसने उसको खराब कर दिया। अब ऐसे बोलोगे, लेकिन मेरे हिसाब से उसको बताता हूँ। तो 3.220 से लेके 16.40 तक ये शनि के नक्षत्र में रहा, अनुराधा में। एम आई राइट? जी। तो कैसे खराब हुआ साहब? क्यों होना चाहिए खराब उसको? कैसे हुआ तो छोड़ो, क्यों होना चाहिए बताइए, मुझे सिद्ध कीजिए, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। कोई भी जो सुन रहे हैं आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपकी बात मान जाऊंगा, आपको प्रणाम भी करूंगा। बताइए कैसे हुआ? सर जो उसको एक नीच वर्ड का एक टाइटल दे दिया है ना, वो तो उसी में अलग है, लोग बता घबरा कैसे जाते हुआ, हैं। बताओ, आपको समझ में आता है? नहीं। कि शनिवत राहु, राइट? जी हाँ, बिल्कुल। तो शनिवत राहु तो शनिवत हो गया, तो उसका राशि से क्या मतलब उसका? बिल्कुल। वेद बोलता है कि ज्योतिष की आत्मा नक्षत्र और ग्रहों में बसती है। तो ग्रह नक्षत्र में बैठ गया कि राशि में बैठ गया? नक्षत्र। तो आप जो बोल रहे हो गलत है, लिख रहे हो गलत है जी। आप भ्रमित कर रहे हो। क्यों? और अगला कौन सा मिला उसको? बुध का। कौन, क्या नाम है नक्षत्र का? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा मिला। तो ज्येष्ठा बुध और राहु मित्र हैं, क्यों खराब हुआ? बिल्कुल नहीं। और पहले वाले में 3-20 वाले में, इसी की वृश्चिक की बात कर रहे हैं, वो गुरु के नक्षत्र में है। गुरु और सम नहीं मानते, मतलब खराब तो नहीं मानते गुरु के नक्षत्र में ना, लेकिन अब हम राशि ले लेते हैं। हाँ मंगल की राशि में, तो राशि। मंगल ने गुरु के साथ मिलकर राहु कैसे दबा दिया? कहाँ खराब हुआ? बिल्कुल। हाँ, उस पर कोई दृष्टि आ जाए वो अलग बात है। ठीक है। उस पर कोई दृष्टि अलग आ जाए, उसके साथ सूर्य मिल जाए, उसे चंद्रमा मिल जाए, और कुछ हो जाए, उसका शनि मिल जाए। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। शनि मिल जाएगा, नक्षत्र में तक नहीं करेगा, वो शनि नहीं है, नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, अलग है। इसी नक्षत्र की थ्योरी कोई पढ़ता नहीं, जानना नहीं चाहता। शनि के नक्षत्र में जो राहु है मित्रवत है, अगर शनि साथ में है तो मित्रवत नहीं है, फर्क है। दैट्स द डिफरेंस, ये ज्योतिष है। सर कईयों को तो मैंने ये बोलते हुए सुना है कि राहु अपने नक्षत्र का है और ज्यादा खराब हो गया। और पागलों का क्या करें? अब आप उसको धनु को बता दो, धनु का देख लेते हैं। धनु को, धनु बोला, धनु नहीं, उसको बताओ। उसमें भी आ गया, केतु का नक्षत्र आ गया, मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा। केतु के नक्षत्र में आया राहु, या केतु राहु के नक्षत्र में आया, तो एक्सचेंज ऑफ नक्षत्र हो गया। हाँ जी। खराब नहीं हुआ, राइट जी। तो मित्र एक दूसरे घर बैठ गए, तो खराब नहीं हुआ। दूसरा शुक्र का मिला उसमें, वो भी मित्र है। आखिरी में सूर्य का मिला 3-20 पे। यस, यू से आप क्या करते हैं, पूरे को बोल देते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसे मीन में बोल देते हैं खराब है, मीन में नीचे बोल देते हैं। हमारा मीन में है, नीचे बोल देते हैं, हमको नहीं बोला नीचे, सुना था मुझे। वो पहला नक्षत्र गुरु का, दूसरा शनि का, तीसरा बुध का, कैसे खराब? बिल्कुल। और मेरा खराब माल बढ़ता है। इसका मतलब कि अगर कोई ग्रह नीच राशि में हुई तो हमें ये देखना है कि कितने डिग्री का और किस नक्षत्र में है, तभी उसके परिणाम देखेंगे। मेरा राहु जो है शनि के नक्षत्र में मीन में है, क्या खराब है? हाँ, क्योंकि मैंने बोला जैसा कि मंगल में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, डिसिप्लिन नहीं रहा, पढ़ने के अलावा ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रहे। जी जी। यार दोस्त हो जाते हैं एक उम्र में, खेलने वाले में, इस तरह के काम करते रहे। तो टाइमिंग नहीं था, पढ़ लेते थे, पास हो जाते थे बढ़िया से, वो ठीक था। तो वहाँ तक तो अगर वो सब सोचा होता पहले, बात बन जाती। एक काम राहु का है, गुरु मंगल कैसे सोचवाएगा? मंगल सोचने नहीं देगा। तो ये भी तो है ना। तो जब राहु आया तो उसने एकदम बदल दिया सारा मामला, बदल दिया। तो कुछ ज्योतिष सिखाने वाला नहीं था उस समय, ऐसा था भी, किताबें भी नहीं थी। जी हाँ, इतने साधन कोई नहीं थे, इंटरनेट था नहीं। जी हाँ। छोटे शहर में कुछ मिलता भी नहीं था। ज्योतिष के नाम पर आदमी को, मैं जब ज्योतिषी हुआ तो मेरा एक मित्र बोलता था कि क्या करता है यार तू, तो अच्छा खासा वकील है, क्यों छोड़ता है, MA भी है इकोनॉमिक्स में, 100 रुपये का ज्योतिषी हो जाएगा, ऐसा बोलता था मेरे को। फिर मुझे अंबानी ने 1.25 लाख रुपये दिए, धीरू भाई अंबानी ने, उसको लेके गया, मैंने कहा देख क्या बोलता था, देख।
तो वो बोलता है कि अरे तुम तो कुछ भी कर सकते यार। मैंने कहा हम्म, मारो गोली, मैं कहाँ फंस गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी कह देते हैं, हम बिना अनुभव के बोल देते हैं, और मेरा ज्योतिष अनुभव के आधार पर है। दैट्स ओनली डिफरेंस। सर एक बुक में से कुछ लाइन्स और लूंगी मैं, जो आपने लिखा है इसमें कि बहुधा ऐसा भी देखा गया है कि राहु की महादशा में जातक की शारीरिक और मानसिक व्याधि का कारण और निदान का सही ज्ञान नहीं हो पाता और यह स्थिति दशा के अंत तक बनी रहती है। ये बात पक्की है, ये बात पक्की है कि अगर राहु की आपको दशा चल रही है तो क्या होता है कि डॉक्टर सही नहीं मिलता, जी, या आप गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, या डायग्नोज नहीं होता। डायग्नोस नहीं होता, कुछ ना कुछ पकड़ा रहता है। ये तो है, इतना तो है। कुछ तो राहु है ना, कुछ तो मिस्ट्री रह के रखेगा ना, कुछ बिल्कुल, मिस्ट्री तो रहेगी ना, कुछ तो अपना प्रभाव देंगे ही ना। कुछ तो रहता है। बिल्कुल, यस, जी सर। इट इज देयर। लेकिन मैंने बोला ना कि अंत में हम ऐसा बोलते हैं कि राहु के पास में नेगेटिविटी है, लेकिन वो नेगेटिविटी से आपको निकालने के प्रयास कर रहा है। जो राहु की नेगेटिविटी है वो उससे खुद को निकल के आता है। जी हाँ। ऐसे ही हर व्यक्ति के पास अगर गलत है तो नेगेटिव है। हम्म, मेरा मीन जी। में तो खराब था ना। अगर आपका राहु अच्छा है, जो प्रभु महाराज का सूत्र है, पहले दिन से अच्छा होगा, पहले जी, दिन से जी। खराब नहीं होगा। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ राहु खराब है, जी, जिसको हम जी। काल सब्ज दोष के जैसी हम्म, वाक्य नाम दे देते हैं, चंडाल योग बोल देते हैं, उन जी। वहाँ बोल रहा हूँ। वहाँ पर तो आपको सिखा के जाने वाला राहु है। आपको इतना सिखा जाएगा कि आप औरों को सिखा सकते। तो मेरे साथ उसने यही किया, पहले मुझे सिखाया, जी हाँ। और जो स्टूडेंट या व्यक्ति तरीके से नहीं सीखता, तो राहु जैसा टीचर हो तो कोड़े मार के सिखाता है। ये बात पता है, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी। आजकल हो सकता है स्कूल में कोड़े मारना या हाथ डंडा सर दिखाना, आजकल तो नए नए झापड़ कानून बन मारना गए। अपराध हो। नहीं, राहु मारेगा तो कोई आप कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और फिर राहु के साथ सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक, में राहु इज योर बेस्ट फ्रेंड। इफ़ यू आर नॉट, then राहु कैन डू एनीथिंग एंड ब्रिंग यू ऑन द राइट पाथ। सर आज जो राहु की चर्चा हुई ना, बहुत ही मतलब इतना गहन चर्चा हुई कि जो राहु जैसा विषय जिज्ञासुओं को समझ में आ गया होगा। राहु जैसा एक क्या कहते हैं पर्सनैलिटी समझ में आ गई होगी सबको कि राहु की एक्चुअल पर्सनैलिटी है क्या। इसी तरह हम आगे भी सर चर्चा करते रहेंगे आपसे और नए-नए विषय पर आपसे डिस्कस होगा और काफ़ी मतलब भ्रांतियाँ दूर होंगी। आपका बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद।